बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 9 यूनिट 7 की साइज को सॉल्व करते हैं। हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनके आंसर मैंने आपकी बुक से तैयार किए हुए हैं, तो मैं ये आंसर जल्दी जल्दी पढ़ के आपको समझा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन एल्गोरिथम टू असाइन अ ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। हमें ऐसा एल्गोरिथम लिखना है, ऐसे प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम लिखना है जो कि हमें जो स्टूडेंट के ग्रेड हैं उनके बारे में बताए। हम उस प्रोग्राम में हम कंप्यूटर को स्टूडेंट ने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो एंटर करके बताएं, तो उसकी बेस पे कंप्यूटर हमें बताए कि स्टूडेंट का ग्रेड ए है, बी है, सी है या ए प्लस है, जो भी है। ठीक है, द ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोज दीज क्राइटेरिया। द ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोज दीज क्राइटेरिया, ये इन्होंने हमें क्राइटेरिया बता दिया, इसके मुताबिक ग्रेड आने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 90 या 90 से अबव हो तो उसका ग्रेड ए प्लस आना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 से 89 के दरमियान है तो उसका ग्रेड ए आना चाहिए। इसी तरीके से ये इन्होंने हमें क्राइटेरिया बता दिया। ठीक है, तो हमने इस क्राइटेरिया को ज़हन में रखते हुए अब यहाँ पर एल्गोरिथम बनाना है। ठीक है, तो देखें स्टेप 1 हम करेंगे स्टार्ट। उसके बाद अब हमारा टारगेट क्या है कि हम कंप्यूटर को जब किसी भी स्टूडेंट ने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो मार्क्स एंटर करके बताएं, तो कंप्यूटर उसके बदले में हमें उसका जो ग्रेड बनता है वो बता दे। ठीक है, तो उसका मतलब है सबसे पहले हमें कंप्यूटर को किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे कि इस स्टूडेंट ने 80 नंबर लिए हैं, 70 लिए हैं या 95 लिए हैं, जो भी उसने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इनपुट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स हम कंप्यूटर को बताएंगे। अब कंप्यूटर क्या करेगा, जो हमने मार्क्स एंटर किए हैं उन मार्क्स को ये जो क्राइटेरिया इसके मुताबिक उसको चेक करना चाहिए। हमारा एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमने ऊपर मार्क्स एंटर किए हैं उनको इस क्राइटेरिया के मुताबिक चेक होना चाहिए। ठीक है, जो जो क्राइटेरिया बनेगा उसके मुताबिक ये ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मैंने इफ लिखा, उसके बाद मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 90, कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90 के इक्वल हो या 90 से अबव हो देन उसका ग्रेड ए प्लस आना चाहिए। ठीक है, सेम ही जो पहले वाला क्राइटेरिया ये मैंने लिख दिया। फिर ये दूसरे वाला क्राइटेरिया है कि 80 से 89 के दरमियान हो तो फिर मार्क्स ग्रेड ए आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर दूसरी कमांड लिख लेंगे, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 80 देन ग्रेड ए आना चाहिए। इसी तरह ये 70 से 79 के लिए फिर क्या आ जाएगा, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 70 देन ग्रेड बी आना चाहिए। इसी तरह ये ग्रेड सी के लिए सेम ये आप सिंटेक्स रिपीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने बस ये 60 से स्टार्ट हो रहा है तो 60 से आप स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और आखिर में अगर यहाँ पर इन चारों क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है, मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60 से भी कम आ जाते हैं, तो फिर ये ग्रेड एफ प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए बस लास्ट पे आप कमांड लिख लेंगे एल्स ग्रेड एफ, के अगर ये चारों क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो फिर ये पांचवा क्राइटेरिया आ जाएगा, स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो एफ हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर में ये जो भी ग्रेड स्टूडेंट का आया होगा इसको आपने प्रिंट करवा देना है, आउटपुट कर लेंगे ग्रेड। ठीक है, तो ये हमें कंप्यूटर रिटर्न करके दे देगा जो भी स्टूडेंट का ग्रेड बनेगा। ठीक है, और फिर आपने स्टॉप कर देना है। तो इस तरीके से आपने ग्रेडिंग सिस्टम के लिए एल्गोरिथम लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज एल्गोरिथम डिजाइन मेथड सच एज फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। देखें, हम कंप्यूटर में जब भी किसी चीज के लिए प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसका एल्गोरिथम डिजाइन करने के मुख्तलिफ मेथड है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 मेथड देखेंगे, एक फ्लो चार्ट और एक सूडो कोड। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये फ्लो चार्ट और सूडो कोड जो है ये कोई भी एल्गोरिथम लिखने में किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है, पहले मैंने लिखा एल्गोरिथम डिजाइन मेथड। हम देखते हैं कि एल्गोरिथम डिजाइन मेथड किस लिए यूज करते हैं। एल्गोरिथम डिजाइन मेथड हेल्प अस राइट प्रोग्राम क्लियरली। इनकी वजह से हम जो प्रोग्राम लिखना चाहते हैं उसमें हमें लिखने में मदद मिलती है। ठीक है, हमें वो जो प्रोग्राम है उसको समझने में मदद मिलती है। लेट्स डिस्कस 2 ऑफ दीज मेथड। हम यहाँ पर 2 जो मेथड है उनको डिस्कस करेंगे, एक फ्लो चार्ट है और एक सूडो कोड है। ठीक है, तो पहले हम फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट आर ग्राफिकल डायग्राम दैट यूजेस सिंबल टू शो द फ्लो ऑफ स्टेप इन अ प्रोसेस आर एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट में आप जब भी कोई एल्गोरिथम लिखते हैं ना, तो इसमें आप पिक्चर की सूरत में, ग्राफ की सूरत में जो है जो आपका प्रोग्राम है उसको शो करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है इसमें यहां से इनपुट आएगी, इस तरफ से ये आउटपुट जाएगी और इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसमें चूंकि पिक्चर की सूरत में हमारे सामने चीजें आ रही होती है, इसलिए हमें अपना जो प्रोग्राम होता है या एल्गोरिथम होता है उसको समझने में आसानी होती है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट ये क्लैरिटी है, इसका हमें समझने में आसानी हो जाती है, स्टेप्स आर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फिर कम्युनिकेशन इसमें यह है कि दूसरा बंदा भी फ्लो चार्ट को जब देखता है ना तो वो भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम समझ जाता है कि ये प्रोग्राम किसके लिए लिखा गया है। ठीक है,
other can easily follow the process. इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई भी मतलब एरर कैन बी आइडेंटिफाइड क्विकली, इसमें आपका जो कोई भी अगर कोई गलती आ रही है, कोई बग आ रहा है आपके एल्गोरिदम में, तो उसको ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन फ्लो चार्ट हेल्प रिकॉर्ड सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर यूज। और इसी तरह अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे, रिकॉर्ड के तौर पे रख लेते हैं, तो जाहिर है ये आपको पूरा डिटेल बता रहा होता है एल्गोरिदम का या किसी प्रोग्राम का, तो इसको आप फ्यूचर यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्लो चार्ट में जो मुख्तलिफ सिंबल यूज होते हैं, ये यहाँ पर देखें। सबसे पहले अगर हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं या प्रोग्राम को खत्म करते हैं, तो उसको ये ओवल साइन से शो करते हैं। ये टर्मिनल होता है, यानी कि या तो शुरुआत होती है प्रोग्राम की या इससे हम खात्मा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रोसेस शो करना हो, जैसे दो नंबर ऐड करने हो या कोई मल्टीप्लिकेशन है या कोई और काम करना है, ठीक है, तो प्रोसेस के लिए ये आप रेक्टेंगल का साइन यूज करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का साइन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। और अगर हमने आउटपुट बतानी हो या इनपुट देनी हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर में कोई नंबर एंटर करना हो या कोई नंबर को प्रिंट करना हो, आउटपुट दिखाना हो, तो उसके लिए पैरेललोग्राम वाला साइन हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं, ठीक है। इसमें और रेक्टेंगल में डिफरेंस है, इसकी जो लाइन है ये थोड़ी तिरछी है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम को यूज करते हैं। और एक है यहाँ पर ये डायमंड का साइन हम यूज करेंगे, जहां पर हम कंडीशन चेक करनी हो, जहां पर डिसीजन लेना हो, जैसे ट्रू फॉल्स हो, जैसे इफ कंडीशन है, जैसे भी हमने पीछे प्रोग्राम देखा कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90 से अबाव होते हैं तो उसके ये ग्रेड आएगा, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 से अबाव है तो उसका ये ग्रेड है, ठीक है। तो वहां पर चूंकि हम ये चेक कर रहे थे कंडीशन, तो जहां पर कंडीशन आएगी, जहां पर हमें ट्रू फॉल्स में डिसीजन लेना होगा, उसके लिए डायमंड वाला साइन यूज करते हैं। ये भी आपको एग्जांपल से बताता हूं, अपने परेशानी होना। और उसके बाद एरो साइन हम यूज करते हैं, जो आपके जो प्रोग्राम का फ्लो है कि आपका प्रोग्राम किस तरतीब से चलेगा, कौन से वाला ब्लॉक पहले चलता है, कौन सी वाली कमांड पहले चलती है, उसके बाद कौन सी वाली चलती है, ठीक है। तो ये फ्लो लाइन को शो करता है, ठीक है। ये इसमें जो मुख्तलिफ बेसिक इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है फ्लो चार्ट के, ये हमने देख लिए। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, रियल लाइफ से या प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर लॉगिन सिस्टम की एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने आपके बुक से एग्जांपल उठाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हम फ्लो चार्ट बनाएंगे फॉर अ लॉगिन सिस्टम, ठीक है। देखिए लॉगिन सिस्टम में क्या होता है, जब आप लॉगिन करते हैं किसी भी, मिसाल के तौर पर आपने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है, कोई जीमेल अकाउंट है, कहीं पर भी आप जब लॉगिन करते हैं तो आप शुरू में क्या करते हैं, अपना ईमेल और पासवर्ड देते हैं, ठीक है। अगर आपका अकाउंट बना होगा तो ये आपको एक्सेस दे देता है, आप लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी का ईमेल या अकाउंट नहीं बना हुआ तो ये फिर दोबारा आपको मैसेज करता है जी कि आप दोबारा ट्राई करें। हो सकता है आपने ईमेल गलत डाली हो या आपने जो पासवर्ड है वो वाला टाइप किया हो, तो आप दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। दोबारा भी अगर इस तरह गलत हो, ये आपको 2-3 बार मौका देता है। तो इस तरह ये आपको 2-3 बार मौका देगा। जब इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, चाहे 3 बार है, 5 बार है, जितनी बार है, जब देखेगा कि ये बंदा जो है 3 या 4 या 5 ट्राइयां कर चुका है और इसका लॉगिन नहीं है, इसका मतलब है कि ये ऑथोराइज बंदा नहीं है। ये हो सकता है कि कोई इलीगल बंदा हो, अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा हो, गलत अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हो। तो जब देखेगा कि इसकी 4 बारियां या 5-6 ट्राइयां इसकी पूरी हो गई हैं, तो ये क्या करेगा, वो जो अकाउंट जिसमें ये लॉग करने की कोशिश करता है उसको लॉक कर लेता है और जिस बंदे का अकाउंट होता है उसको अलर्ट या मैसेज भेज देता है कि आपका अकाउंट गैर कानूनी तौर पे लॉगिन करने की कोशिश की गई, ठीक है। अक्सर आप देखते होते हैं कि आपको जीमेल पे इस तरह मैसेज आया होता है, ठीक है। अक्सर आप देखते हैं कि आपको जीमेल अकाउंट पे इस किस्म के मैसेज आया होते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो हमारा फ्लो चार्ट है ये भी बिल्कुल इसी लॉजिक पे बना हुआ है। देखें इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट का मैंने आपको बताया था, हम ये ओवल शेप से शुरू करते होते हैं। ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहां पर हमने कंडीशन चेक करनी है कि जो बंदा लॉग इन कर रहा है क्या उसकी 5 ट्राइयां हो गई हैं कि नहीं। तो नहीं हुई तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा कि नहीं हुई, नीचे आएगा। लॉग इन हम करेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लॉग इन कर रहे हैं, यानी कि कोई प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसको हम रेक्टेंगल से शो करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद अब जब लॉगिन करने के बाद ये चेक करेगा, दोबारा चेक करना है कि ये बंदा वाकई में ऑथोराइज है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स की सूरत बन रही है। तो यहाँ पर अगेन हम ये डायमंड सिंबल इसको यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आ रही है क्या बंदा ऑथोराइज है या नहीं है। अगर ऑथोराइज है, उस बंदे का अकाउंट बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, उसको ग्रांट एक्सेस दे देगा। अब एक्सेस देना एक प्रोसेस है, एक काम है, तो इसको भी हम देखें रेक्टेंगल में शो कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सेस देने के बाद हमारा जो है ये इसको ये एंड कर देगा, ठीक है। जब हमारा प्रोसेस एंड हो रहा है तो उसको अगेन मैंने ओवल से शो कर दिया, ठीक है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर किसी बंदे का अकाउंट बना हुआ है तो इस तरह उसको एक्सेस मिल जाएगा और हमारा प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ऑथोराइज नहीं है तो यहां पर आगे ये चेक करेगा कि अगर ऑथोराइज नहीं है तो इसका मतलब है ये नो वाली ऑप्शन ट्रू होगी कि ऑथोराइज नहीं है, तो ये वापस जाएगा, उसको दोबारा जो है लॉगिन होने का चांस देगा क्योंकि हो सकता है उस बंदे का पासवर्ड उसे गलत टाइप कर दिया हो या ईमेल गलत टाइप कर दिया हो, ठीक है। दोबारा उसको चांस देगा और यही सर वापस आके चेक करेगा। इस तरह जब वो बंदा 3-4 बार ट्राई करेगा,
अब ये इस कंप्यूटर समझेगा, जो हमारा सिस्टम समझेगा कि ये हो सकता है कोई इलीगल बंदा हो जो कि इस अकाउंट को अनऑथोराइज तरीके से या गैर कानूनी तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो जब उसकी जो भी यहाँ पर हम लिमिट सेट करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 5 अटेम्प्ट सेट किए, 5 अटेम्प्ट इसकी हो गई है, तो छठी अटेम्प्ट पे यहाँ से ये जो कंडीशन है ये हो जाएगी ट्रू, इसकी 5 अटेम्प्ट पूरी हो गई है, तो फिर ये यस यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आके नीचे आके जो भी अकाउंट होगा उसको लॉक करेगा। तो अब अकाउंट को लॉक करना एक प्रोसेस है, एक काम है, तो इसको भी हम देखें रेक्टेंगल में शो करेंगे। ठीक है, और फिर सीधा जाके जो भी यूजर होगा जिसका वो अकाउंट होगा उसको अलर्ट जारी करेगा, उसको मैसेज भेज देगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है, तो इसको भी हम रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं। ठीक है, और आखिर में आके ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा लॉगिन सिस्टम के लिए फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमने एक एल्गोरिदम डिजाइन मेथड देख लिया कि अगर हम एल्गोरिदम को इस तरह ग्राफ की सूरत में या पिक्चर की सूरत में लिखना चाहें तो ये फ्लो चार्ट मेथड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड है, इसको सूडो कोड कहते हैं। अब इसमें जो एल्गोरिदम है इसको डिजाइन करने का तरीका ये होता है कि इसमें जो एल्गोरिदम की इंस्ट्रक्शन होती है या कमांड होती है उनको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंग्लिश की सूरत में लिखा जाता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट कोड तो नहीं होता जैसे कोई सी लैंग्वेज या जावा है उसका जो एग्जैक्ट कोड होता है या उसके एग्जैक्ट जो सिंटैक्सेस होते हैं वो तो नहीं होता। बहरहाल ये है कि ये इंग्लिश की सूरत में जो है कमांड स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं जिसको कि समझना आसान होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है सूडो कोड इज अ सिंपल लैंग्वेज लाइक वे ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम, कि किसी भी एल्गोरिथम को सिंपल जिस तरह का आप इंग्लिश में कोई कमांड लिख रहे हैं या इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इट इज नॉट द एक्चुअल कोड, ये एक्चुअल कोड नहीं होता। इट हैज प्रोग्रामर एंड स्टूडेंट फोकस ऑन द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम विदाउट वरिंग अबाउट द सिंटैक्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्योंकि हम कोई मखसूस लैंग्वेज में ये नहीं लिख रहे होते हैं ताकि उसके हम जो सिंटैक्स लिखने का तरीका है या एग्जैक्ट उसका जो कमांड लिखने का तरीका है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़े। हम जनरल स्टाइल में लिखते होते हैं तो इसको लिखना भी आसान होता है और एक जो बिगिनर होता है या स्टूडेंट होता है उसको इस स्टाइल में जो भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम लिखते हैं उसको समझने में आसानी होती है। ठीक है, नीचे फिर इसके मैंने बेनिफिट लिख दिया, जिस तरह के ऊपर हमने फ्लो चार्ट के बेनिफिट लिखे थे कि इसमें भी क्लैरिटी होती है, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इसको भी आसानी से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। उसके बाद प्लानिंग हो सकती है, इसमें हेल्प्स डिजाइन द सोल्यूशन बिफोर कोडिंग, कोडिंग से पहले आप इसका सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कम्युनिकेशन, इसमें भी प्रोग्रामर एंड स्टूडेंट कैन डिस्कस आइडियाज इजीली, इसमें भी चूंकि हर बंदा इसको आसानी से समझ लेता है इसलिए इसमें भी आप अपने आइडियाज आराम से आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये हमने सूडो कोड के बेनिफिट देख लिए कि इसके क्या फवायद है। अब नेक्स्ट इसकी भी हम छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह के हमने फ्लो चार्ट के लिए एग्जांपल लिखी थी इसके लिए भी आसान सी एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मैंने सूडो कोड लिखा है कि हम कंप्यूटर को अगर कोई नंबर एंटर करें तो कंप्यूटर उस नंबर को चेक करके ये बताया कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, क्या ये नंबर ताक है या जुफ्त है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये सिंपल सा यहाँ पर सूडो कोड लिखा है। आपकी बुक में भी ये सूडो कोड लिखा हुआ लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल था इसलिए मैंने थोड़ा इसको आसान कर दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, शुरू में स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले कंप्यूटर को नंबर देंगे जिसको कंप्यूटर ने चेक करना है, तो हम लिखेंगे इनपुट और जो भी नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने नंबर एंटर किया। अब हमने वो नंबर चेक करना है, तो चूंकि हमने एक नंबर चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि हमने चेक करना है इसलिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर मॉड 2, इसका मतलब है कि नंबर पे हम 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि अगर 2 किसी भी नंबर में पूरा डिवाइड होता है तो हम जानते हैं कि वो नंबर जो है वो इवन होता है, जुफ्त होता है। जब 2 किसी नंबर में पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये वो नंबर है जिन पे पूरा 2 डिवाइड होता है। तो जब पूरा 2 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। इसका मतलब है कि जब रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा तो जो नंबर है वो इवन नंबर है, जुफ्त नंबर। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी कि आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, देन आपका कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट द नंबर इज इवन, आपका जो नंबर है वो इवन होगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर 7 पे अगर 2 को डिवाइड करें तो 2 3 द 6 हो जाता है, तो 7 में से 6 को माइनस करें तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब चूंकि रिमाइंडर 1 आ गया इसका मतलब है ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही, तो उस केस में फिर ये एल्स पे आएगा। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स पे आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया तो ये जो नंबर है हमारा ऑड होगा, तो कंप्यूटर हमें प्रिंट करके देगा नंबर इज ऑड। ठीक है, और बस ये हमारी जो इफ स्टेटमेंट है यहाँ पर इसको हम एंड कर देंगे और यहाँ पर हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो इस तरीके से सूडो कोड का लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी एग्जांपल भी देख ली। हमने फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों की डेफिनेशन लिखी, फिर उनकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखी, और फिर हमने दोनों के लिए छोटी छोटी सिंपल सी एग्जांपल भी देख ली। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखें।
एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आजकल के जदीद दौर में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो कंप्यूटर में आप मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें इसकी क्या अहमियत है, किस तरह मददगार साबित होता है ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, सेम डेफिनेशन लिखी जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखी थी। ठीक है, कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, कि ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ऐसा प्रोसेस है that involve a set of skill and technique to solve complex problem। इसमें जो complex problem है उनको solve करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है in a way that can be executed by a computer। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जिसको कि कंप्यूटर फिर जो है उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसको रन कर सके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दिस प्रोसेस यूजेस लॉजिकल स्टेप। अब इस प्रोसेस में जो है हम अपने लॉजिक का या अपने अकल का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, जो बड़ा मसला होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एंड डिजाइनिंग सॉल्यूशन दैट अ कंप्यूटर और ह्यूमन कैन फॉलो। और इस तरीके से हम उसका जो सोल्यूशन है या हल डिजाइन करते हैं कि उसको एक कंप्यूटर या एक आम इंसान समझ सके। ठीक है, दिस अप्रोच कैन बी यूज इन वेरियस फील्ड। अब ये अप्रोच जो है ना मुख्तलिफ फील्ड में इस्तेमाल की जा सकती है बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस, सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद नहीं है, सच एज बायोलॉजी, मैथमेटिक एंड इवन डेली लाइफ। आप बायो में, मैथमेटिक में, और आप देखिए आप रोजमर्रा जिंदगी में भी आपको इस तरह की सूरत पेश आती है कि आपके सामने कोई मसला आता है तो आप उस पर पहले सोचो विचार करते हैं कि इसको किस तरह हल करना है, उसके लिए एक लाएअमल बनाते हैं। ठीक है, और उस तरीके से आप उस लाएअमल पे फिर चलते हैं, अमल करते हैं वो मसला सॉल्व करने के लिए। तो ये डेली लाइफ में भी हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग को ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई सेम जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखी थी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व सेवरल की प्रिंसिपल। इसमें मुख्तलिफ जो है उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कोई भी प्रोसेस को या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसको आप एक स्ट्रक्चर मैनर में एक तरतीब से इसको सॉल्व करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की मदद से। ठीक है, अब ये किस तरह मदद करता है देखें, इसमें सबसे पहले है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रहा है जो, ठीक है, उसको पहले हम समझें कि वो मसला क्या है, किस तरीके से उसको हमने सॉल्व करना है। तो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व, अब कोई भी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है आइडेंटिफाई द कोर इशू। सबसे पहले आप उसका मेन जो प्रॉब्लम है या मेन पॉइंट है उस पर आप फोकस करें। ठीक है, डिफाइन द रिक्वायरमेंट, और ये देखें कि आप इसको हल करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या हमें जरूरी चीज करनी है। एंड सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, और उसके मुताबिक आप अपना गोल जो है सेट करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग मीन क्लियरली नोइंग what needs to be solved before working on the solution, यानी कि हम एक्चुअल काम शुरू करने से पहले एक लाएअमल, एक तरतीब देते हैं कि हमने इस तरीके से चलना है। ठीक है, और इस तरह ये जो है प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, इसकी वजह से अपने जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई, थोड़ा आसान कर लेते हैं। सिंप्लीफाइंग अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व, सिंप्लीफाइंग प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, जो बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में या मैनेजेबल पार्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो जाता है। एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, टू डिजाइन अ वेबसाइट, अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ब्रेक डाउन द टास्क इनटू डिजाइनिंग द लेआउट, क्रिएटिंग कंटेंट एंड कोडिंग द फंक्शनैलिटी। तो आप वो जो वेबसाइट है उसको मुख्तलिफ स्टेज बना लेंगे। आप एक मतलब स्टेज में उसका जो लेआउट है उसको डिजाइन करेंगे, एक स्टेज में आप उसके लिए कंटेंट जो उस पर आप रखना चाह रहे हैं वो आप करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, और एक स्टेज में फिर आप उसके लिए कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में जब आप डिवाइड कर लेते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमें प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन में मदद देती है। उसके बाद है सॉल्यूशन सिलेक्शन एंड डिजाइन, कि जब आप प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो अब उसको किस तरीके से हल किया जाए। ठीक है, उसका आप अपने हिसाब से एक डिजाइन या एक तरतीब बनाते हैं। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम, कि जब आप प्रॉब्लम को आपने समझ लिया, उसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, वी चूज द बेस्ट सोल्यूशन, तो फिर हम उसके मुताबिक जो उसका बेहतरीन हल है उसकी तरफ जाते हैं। एंड डिजाइन इट यूजिंग एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, फिर हम अपने हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं, जो भी उसके लिए एल्गोरिदम होता है, आप चाहे फ्लो चार्ट की सूरत में करें या जैसे आपने ऊपर सूडो कोड पढ़ा है, सूडो कोड की सूरत में जो है अपना वो जो प्रॉब्लम है उसको फिर डिजाइन करके उसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डीकंपोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डीकंपोजिशन किसको कहते हैं, एक तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, और इसकी क्या अहमियत है, ये क्यों इतना अहम है। ठीक है, तो देखिए डीकंपोजिशन क्या कहते हैं, इसमें जो आपका बड़ा प्रॉब्लम होता है या आपके सामने एक मसला आता है उसके आप छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं, और वो पार्ट जो है आप छोटे छोटे उनको सॉल्व करके इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। डीकंपोज का मतलब ये होता है बड़े चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है,
तो डिकम्पोजिशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डिकम्पोजिशन एक अहम स्टेप है, एक जरूरी चीज है, ठीक है। डिकम्पोजिशन मीन ब्रेकिंग अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट। डिकम्पोजिशन का मतलब यह है कि एक कम्प्लेक्स या पेचीदा प्रॉब्लम है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट में मैनेजेबल यानी कि ऐसे पार्ट में जिनको कि आप मैनेज कर सके उसमें डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट ईच पार्ट कैन बी सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। और वो जो छोटे छोटे आप पार्ट बनाते हैं हर पार्ट को आप स्टेप बाय स्टेप तरतीब से सॉल्व करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट मेक्स प्रॉब्लम लेस कॉम्प्लिकेटेड। इससे आपका जो ज्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है वो कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। स्मॉलर पार्ट कैन बी सॉल्व इंडिपेंडेंटली आर बाय डिफरेंट पीपल। आप जो उसके छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं ना कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के, तो वो जो मुख्तलिफ पार्ट है उनको अलग अलग आप सॉल्व कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि एक पार्ट एक बंदा सॉल्व करे, दूसरा पार्ट दूसरा बंदा सॉल्व करे, ठीक है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग विच पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम आर मोस्ट क्रिटिकल। और इससे जब आप बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे उसके हिस्से बना लेते हैं तो उससे फिर आपको अंदाजा होता है कि इसमें ज्यादा जरूरी वाला पार्ट कौन सा है, उस पर आप पहले जाते हैं, यानी कि कोर जो या मेन जो पॉइंट है उसको आप पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जांपल आ गई है। अब बुक पे ये एग्जांपल काफी लंबी चौड़ी है, मैंने सिर्फ इसको जरा बिल्कुल शॉर्ट करके समराइज फॉर्म में लिख दिया। हियर हाउ वी कैन डिकम्पोज द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ बर्ड हाउस। कि आप परिंदे के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो आप किस तरह बनाएंगे? आप डिजाइन द बर्ड हाउस, पहले आप उसका डिजाइन करेंगे, गैदर मटेरियल, उसके लिए सामान लेके आएंगे, कट द वुड, आप लकड़ी काटेंगे, असेंबल द पीसेस, और लकड़ी काटने के बाद उसके जो मुख्तलिफ पीसेस या मुख्तलिफ टुकड़े हैं उनको आप जोड़ेंगे, पेंट एंड डेकोरेट। जब आपका वो बर्ड हाउस बन जाएगा तो उसको पेंटिंग करेंगे, उसको आप थोड़ा सजाएंगे, इंस्टॉल द बर्ड हाउस, और फिर आप उसको घर में मुख्तलिफ जहां पर भी आप उसको रखना चाह रहे हैं वहां पर आप उसको रख देंगे, ठीक है। तो ये इसके मुख्तलिफ जो है ये जो बर्ड हाउस बनाने का देखें, इसके हमने मुख्तलिफ पार्ट बना के इस मसले को सॉल्व किया, ये हमने इसको डिकम्पोज कर लिया, ठीक है। तो ये इसकी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन पैटर्न रिकॉग्निशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। के कंप्यूटेशनल थिंकिंग में पैटर्न रिकॉग्निशन किसको कहते हैं? हाउ डज आइडेंटिफाइंग पैटर्न हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह हमारा मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन का हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि पैटर्न रिकॉग्निशन इज आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड रिपीटिंग फीचर इन प्रॉब्लम। कि जब आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम आते हैं तो उनमें आप क्या करते हैं कि सेम जो फीचर होते हैं या एक जैसी चीजें होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हल करने में मदद मिलती है। तो इसकी मैंने आपको वहां पर एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल नोटिसिंग दैट मेनी मैथ प्रॉब्लम यूज द सेम फार्मूला इज पैटर्न रिकॉग्निशन। कि अगर आपके पास आपके सामने मैथ की कोई एक्सरसाइज है, ठीक है, अब वो जो उसके मुख्तलिफ क्वेश्चन है उनमें एक ही किस्म का फार्मूला यूज हो रहा है, तो उसका मतलब है उनको हल करने का पैटर्न एक ही होगा। हमने मुख्तलिफ जो क्वेश्चन है या मुख्तलिफ प्रॉब्लम है उसमें एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पैटर्न पे चलेंगे, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस चीज को पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। एंड अदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, इफ यू नोटिस दैट यू ऑलवेज फॉरगेट योर होमवर्क ऑन मंडेज। कि अगर आप मिसाल के तौर पे मंडे वाला जो होमवर्क है अक्सर आप भूल जाते हैं। जाहिर है बच्चे संडे को खेल रहे होते हैं, वीकेंड एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बाज औकात वो खेल कूद में जो मंडे का जो होमवर्क है वो भूल जाते हैं, और फिर एंड जब स्कूल का टाइम होता है फिर उनको याद आता है, ठीक है। तो यू माइट रिकॉग्नाइज अ पैटर्न। तो इससे आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपके जहन में एक चीज आ सकती है कि चूंकि मैं हर संडे को ये चीज भूल जाता हूं तो मैं इसका हल ये निकाल सकता हूं कि सेट अ रिमाइंडर स्पेसिफिकली फॉर संडेज। के संडे को मैं एक रिमाइंडर ऐड कर लिया करूं, डाल दिया करूं शाम के टाइम या किसी भी टाइम कि मुझे कल का मंडे का काम अभी करना है। तो वो रिमाइंडर आएगा तो मुझे जो है वो याद, मेरा काम याद आ जाया करेगा, मैं उसको कर लिया करूंगा, ठीक है। तो हम एक पैटर्न जो है सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये पैटर्न रिकॉग्निशन की डेफिनेशन सेम जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखी थी वही यहां पर मैंने लिख दी। अब इसने कहा जी कि ये किस तरह मददगार साबित होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है हाउ इट हेल्प्स, किस तरह ये मदद करता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बाय आइडेंटिफाइंग पैटर्न, पैटर्न आइडेंटिफाई करने की वजह से क्या होता है, वी कैन यूज द सेम सोल्यूशन फॉर मल्टीपल पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। के हम जब अगर कोई कॉमन पैटर्न हमें मिल जाता है तो हम मल्टीपल जो प्रॉब्लम होते हैं या उसके पार्ट होते हैं उसमें सेम सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ऊपर से 2 एग्जाम्पल हमने देख ली, जैसे कि आप मुख्तलिफ क्वेश्चन में अगर सेम फार्मूला यूज हो रहा है तो आप सेम फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने एक और एग्जाम्पल भी लिख ली, इफ यू आर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज फेसेस। कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जो कि जो फेसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होगी? पैटर्न रिकॉग्निशन हेल्प्स द कंप्यूटर आइडेंटिफाई कॉमन फीचर लाइक आईज, नोज
एंड माउथ अक्रॉस डिफरेंट इमेजेस। तो अब कंप्यूटर के सामने जो मुख्तलिफ इमेजेस आएंगे वो कॉमन फीचर ही उसमें आइडेंटिफाई करेगा, वो एक पैटर्न पे चलेगा, वो आईज को देखेगा, नोज को देखेगा, माउथ को देखेगा और इसी बेस पे जो है वो फेस रिकॉग्निशन करेगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न आइडेंटिफाई करके उस तरीके से जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, के कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एब्स्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत के बारे में बताएं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल while exposing only the necessary part। के एब्स्ट्रैक्शन का आपको मैंने बताया था कि जब आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का पेचीदा किस्म का प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करते हैं तो आप एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि आप जो वो प्रॉब्लम होता है, जो मसला होता है, उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उस पे फोकस करते हैं, उसकी जो ज्यादा डिटेल होती है उस पे नहीं जाते। ठीक है, हम मेन पॉइंट पे फोकस करके जो मसला है उसको हल करते हैं, यानी कि हम उसमें से मेन पॉइंट को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, मेन पॉइंट को उठाते हैं, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। It helps reduce complexity by allowing us to focus on the high level overview without getting lost in the detail। इसका हमें यह फायदा होता है कि हम जो भी मुश्किल या पेचीदा मसला होता है, क्योंकि हम उसके मेन पॉइंट पे या हाई लेवल पे हम फोकस करते हैं तो हम गैर जरूरी जो डिटेल होती है या इजाफी डिटेल होती है उसमें हम खो नहीं जाते, उसमें हम गुम नहीं हो जाते, बल्कि जो हमारा मेन फोकस पॉइंट होता है उसी पे रहते हैं और मसला जो है आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमने वहां पर पढ़ी थी कि मिसाल के तौर पे आप एक चाय का कप बनाना चाह रहे हैं, मेकिंग अ कप ऑफ टी। अब ये एग्जांपल मैंने आपके बुक से ही उठाई हुई है। तो इसमें हाई लेवल स्टेप क्या हो सकते हैं, आप बॉयल द वाटर, पानी को बॉयल करेंगे, एड टी लीव्स, उसमें आप पत्ती डालेंगे, पोर इनटू अ कप, आप कप में जब चाय बन जाएगी कप में डालेंगे, एड शुगर एंड मिल्क, और उसके बाद अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें चीनी और दूध जो है वो आप मिलाते हैं। ठीक है, तो ये मेन उसके पास पॉइंट हो गए। हालांकि अगर मजीद डिटेल में जाया जाए तो बहुत डिटेल हो सकती है कि हम जो है कौन सी ब्रांड की पत्ती यूज करें, कौन से ब्रांड का कप यूज करें, कप का कलर क्या करें, हम जो स्पून या चम्मच यूज करेंगे उसका क्या साइज होना चाहिए, मतलब काफी डिटेल हो सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बस मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे तो हमारा जो काम है वो ज्यादा इजी हो जाता है। हमने मेन पॉइंट्स को एब्स्ट्रैक्ट करके अपना जो काम है वो कर लिया। वी इग्नोर माइनर डिटेल, इसमें हमने जो माइनर डिटेल या ज्यादा तफसीली चीज थी उनको हमने इग्नोर कर लिया, लाइक ब्रांड ऑफ कप क्या होगा, स्पून का साइज या चम्मच के साइज क्या होंगे। ओनली इंपॉर्टेंट स्टेप आर केप्ट, जो जरूरी हमारे पॉइंट है उनको हमने एब्स्ट्रैक्ट करके या उन पे तवज्जो दे के जो है अपना काम कर लिया। ठीक है, तो इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर हम देख लेते हैं इन मैप एप्लीकेशन। जब आप कोई गूगल मैप वगैरह खोलते हैं, आपने कहीं जाना होता है, ठीक है, तो उसमें आप डेस्टिनेशन पॉइंट डालते हैं, तो अब आपको गूगल मैप देखें, अगर रास्ते में तो बहुत कुछ आता है, बहुत सारी बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग का क्या कलर हो सकता है, रोड्स हैं, उसमें गलियां हैं, हर गली का क्या मतलब चौड़ाई हो सकती है, क्या उसकी लंबाई हो सकती है, बहुत डिटेल आ सकती है। लेकिन गूगल मैप क्या करता है, जो मेन पॉइंट होते हैं उन पर फोकस करके आपको अपने पॉइंट पे पहुंचा देता है। ये जो गैर जरूरी चीजें हैं कि कितनी बिल्डिंगें हैं, उनके क्या कलर हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह कितने दरख्त हैं, ये सारी चीजें वो जो है उनको हाइड करके आपको मेन पॉइंट दिखा के आपको अपने पॉइंट पे पहुंचा देता है। यानी कि मेन पॉइंट को वो एब्स्ट्रैक्ट करके या मेन पॉइंट को अखज करके आपको दिखा देता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी है इन मैप एप्लीकेशन, एब्स्ट्रैक्शन शोज यू रोड लैंडमार्क्स। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्शन आपको क्या दिखाती है, आपको जो रोड होते हैं वो दिखाते हैं, जो मुख्तलिफ लैंडमार्क है यानी कि अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो मेन पॉइंट है वो दिखाते हैं, बट हाइड अननेसेसरी डिटेल लाइक इंडिविजुअल ट्रीज, हाउस कलर, और जो अननेसेसरी गैर जरूरी डिटेल होती है जैसे कि यहाँ पर कितने दरख्त हैं, कल जो घर हैं उनके क्या कलर्स वगैरह हैं, अलाउ यू टू फोकस ऑन नेविगेशन। तो इससे आपको ये फायदा होता है कि आप जो अपना नेविगेशन कर रहे हैं, जहां पर आप जा रहे हैं, आप उसी पे फोकस करते हैं, गैर जरूरी डिटेल में उलझते नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एब्स्ट्रैक्शन की, तो इसकी हमने इंपॉर्टेंस लिखी है, वही अल्फाज होंगे जो कि पीछे पढ़ते आए हैं कि इट इन्वॉल्व सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट। इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं और जो छोटे पार्ट होते हैं उनको हम इजीली मैनेज कर पाते हैं। एंड फोकस ओनली ऑन द एसेंशियल डिटेल, और हम जो पॉइंट जो प्रॉब्लम होता है उसके जो जरूरी डिटेल होती है सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, वाइल इग्नोरिंग द अननेसेसरी वन, और जो गैर जरूरी या इजाफी डिटेल होती है उनको अभी फिलहाल वक्ती तौर पे इग्नोर कर लेते हैं। तो हमारा जो मसला है वो सिर्फ मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो मसला हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। दिस हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग, डिजाइनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको हमें अंडरस्टैंड करने में, समझने में, उसको डिजाइन करने में कि उसको किस तरह हमने हल करना है और फिर सॉल्व करने में हमें ज्यादा आसानी होती है अगर हम एब्स्ट्रैक्शन से काम लें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब व्हाट एन एल्गोरिदम इज, के एल्गोरिदम क्या होता है, एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इसका क्या किरदार है। ठीक है, तो देखिए ये एल्गोरिदम के बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब आप स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार अख्तियार करते हैं, इसको एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे हमने जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जहां पर ईवन नंबर हमने मालूम किया, तो उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा कि किस तरीके से हम ईवन नंबर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने जहां पर जो कोड लिखा था वो एक एल्गोरिदम हमने लिखा था। ठीक है, तो ये आपने एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिख लेनी है कि एल्गोरिदम किसको कहते हैं। फिर थोड़ा सा इसके हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में डिजाइन मेथड पढ़े थे ना, हमने 2 मेथड पढ़े थे कि एल्गोरिदम को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो हमने वहां पर 2 मेथड पढ़े थे। एक फ्लो चार्ट का मेथड पढ़ा था और वहां पर हमने फिर फ्लो चार्ट की थोड़ी अहमियत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में लिख लेंगे, वहां पर तो हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। फिर फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ सिंबल के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी एग्जांपल हमने लिखी थी। लेकिन यहाँ पर बस इतना कर लेंगे, हम जो फ्लो चार्ट उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे और उसकी जो अहमियत है या इंपॉर्टेंस है वो लिख लेंगे। उसके बाद सूडो कोड की भी सर आप डेफिनेशन लिख के इसकी इंपॉर्टेंस लिख लेंगे। ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था बिल्कुल सेम वही आ जाता है, ज्यादा डिटेल मैंने हाइड कर दी, सिर्फ मेन पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे। ठीक है, और तो ये आपने एल्गोरिदम का मतलब लिख दिया कि एल्गोरिदम किसको कहते हैं, इसके डिजाइन मेथड क्या होते हैं। ठीक है, उनकी क्या अहमियत है। ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है कि ये एल्गोरिदम है, इसका कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्या रोल है, क्या किरदार है। तो यहां पर इसको हम शॉर्ट से थोड़ा सा लिख लेते हैं। मैंने लिखा है रोल ऑफ एल्गोरिदम इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसके बाद इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग अब क्या काम करता है जो एल्गोरिदम है, द प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट। इसमें जो प्रॉब्लम है उसको समझ के उसको छोटे छोटे पार्ट बना दिए जाते हैं। एंड एल्गोरिदम इज देन क्रिएटेड टू शो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद उस प्रॉब्लम को एल्गोरिदम के जरिए स्टेप बाय स्टेप तरतीब से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, These steps are logical, ordered and easy to follow। ये जो स्टेप है ये लॉजिकल होते हैं, समझ में आने वाले होते हैं और तरतीब के साथ होते हैं और आसानी से उनको फॉलो किया जा सकता है। So a computer or human can perform them। तो इसकी वजह से जो कंप्यूटर है उसको समझने में मदद मिलती है, या कोई भी आदमी जो है वो एल्गोरिदम समझ लेता है कि ये किस चीज के बारे में है, इसमें क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो एल्गोरिदम है ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हमारा काफी मददगार साबित होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, के फ्लो चार्ट और सूडो कोड को आपस में कंपेयर करें। इनमें क्या क्या चीजें जो कि एक जैसी हैं या क्या क्या चीजें जो कि इन दोनों में मुख्तलिफ आ रही है। ठीक है, तो ये आपके बुक के पेज 38 पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको ये टेबल मिल जाता है। ठीक है, बड़े आसान अल्फाज में यहाँ पर ये टेबल इन्होंने बनाया हुआ है, आप ये टेबल जो है इसको पढ़ सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि पीछे जो क्वेश्चन गुजर गए जहां पर हमने सूडो कोड और फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था वो भी लिख सकते हैं कि पहले आप फ्लो चार्ट के बारे में लिख लें फिर सूडो कोड के बारे में लिख लें। लेकिन बेहतर यह है कि इस टेबल को आप देख लें। अब इसमें सारी तरतीब से उन्होंने बताया हुआ है कि दोनों में क्या फर्क है या दोनों में क्या सिमिलरिटी है। मिसाल के तौर पर जो सूडो कोड है ये प्लेन लैंग्वेज की सूरत में इसको हम लिखते हैं और फ्लो चार्ट जो है ये ग्राफिकल सिंबल की सूरत में होता है। ठीक है, सूडो कोड को आप समझ लें कि ये एक स्टोरी आप पढ़ रहे हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली जो है आपकी कमांड लिखी होती है। और जो फ्लो चार्ट है ये आप समझ ले जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, आपको ग्राफिक की शक्ल में एक पिक्चर की सूरत में चीजें नजर आ रही होती हैं। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस को शो करता है, डायमंड जो है ये कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट को शो करता है। ठीक है, इसी तरह ओवल जो है ये स्टार्ट स्टॉप को शो करता है। तो इस तरह जो है आप यहाँ पर ये आसानी से इन्होंने ये सारे लिखे हुए हैं। आप ये वाला जो आपका बुक के पेज 138 पे टेबल है इसको आप याद कर लें तो ये इन दोनों में कंपैरिजन और कंट्रास्ट वाली चीजें आ जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं इसको ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब वही चीजें हैं जो कि हमने फ्लो चार्ट और सूडो कोड में पीछे पढ़ के आए। ठीक है, वही चीज उन्होंने दोबारा लिख दी है, सिर्फ इनको कंपैरिजन और कंट्रास्ट की सूरत में लिख दिया। ठीक है, तो आप ये अपने बुक के पेज 138 पे जो टेबल दिया गया है इस टेबल को आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ड्राई रन। ड्राई रन किसको कहते हैं, हाउ डज इट हेल्प इन वैलिडेटिंग एन एल्गोरिदम। कोई भी एल्गोरिदम को चेक करने के लिए ये किस तरह मददगार साबित होता है। ठीक है, ये देखने के लिए कि ये एल्गोरिदम सही है या नहीं है, उसमें ड्राई रन किस तरह मददगार साबित होता है ये हमने बताना है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि ड्राई रन किसको कहते हैं। ड्राई रन मींस मैनुअली एग्जीक्यूटिंग एन एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। ड्राई रन ये एक तरीका है, आप जो एक एल्गोरिदम किसी प्रोग्राम के लिए लिखते हैं ना तो उसको चेक करने का एक तरीका है। ये हम मैनुअली चेक करते हैं, पेपर पे चेक करते हैं, इसको हम कंप्यूटर पे अपना जो प्रोग्राम है उसको रन नहीं करते हैं, हम पेपर पे चेक करते हैं कि हमारा ये जो हमने एल्गोरिदम लिखा है, ये जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है क्या ये सही है या नहीं। हम कुछ सैंपल डेटा उठाते हैं और उसके अगेंस्ट को चेक करते हैं। ठीक है,
या आप कह सकते हैं कि आर अ ड्राई रन इन्वॉल्व मैनुअली गोइंग थ्रू द एल्गोरिदम विद सैंपल डेटा टू आइडेंटिफाई एनी एरर। या जिस तरह आपको मैंने बताया कि हम कोई सैंपल डेटा लेंगे और जो हमने एल्गोरिदम लिखा हुआ है, जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको स्टेप बाय स्टेप उस डेटा के अगेंस्ट चेक करेंगे कि कोई इसमें गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो ये ड्राई रन की हमने डेफिनेशन लिख ली। अब ड्राई रन जो है फ्लो चार्ट के लिए भी हम कर सकते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट को भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने अगर कोई अपना एल्गोरिदम फ्लो चार्ट की सूरत में लिखा है किसी प्रोग्राम के लिए, तो चेक कर सकते हैं क्या हमारा ये जो फ्लो चार्ट है ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। इसी तरह हम सूडो कोड के लिए भी ड्राई रन चेक कर सकते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर पहले हम फ्लो चार्ट के लिए ड्राई रन चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अ ड्राई रन ऑफ अ फ्लो चार्ट इन्वॉल्व मैनुअली वॉकिंग थ्रू द फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप टू अंडरस्टैंड हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स विदाउट यूजिंग ए कंप्यूटर। के हम जो फ्लो चार्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आपको मैं समझाऊंगा, ये हमारा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो इस फ्लो चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं पेपर पे। कंप्यूटर पे जा रहा है ये प्रोग्राम, अभी हम रन नहीं कर रहे हैं। हम पेपर पे कोई भी सैंपल डेटा लेके इस फ्लो चार्ट को चेक करेंगे क्या ये हमें सही आउटपुट देगा या नहीं देगा। ठीक है, दिस हेल्प आइडेंटिफाई एनी लॉजिकल एरर्स एंड अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल। इससे हमें कोई भी यहाँ पर अगर कोई लॉजिकल एरर होगा तो उसका पता चल जाएगा, अगर हमारी आउटपुट सही नहीं आती। ठीक है, हमें जो डेटा का फ्लो है कि ये प्रोग्राम किस सीक्वेंस में चलेगा उसका भी पता चल जाता है। तो अब देखें, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है सम ऑफ टू नंबर, कि हम अगर दो नंबर कंप्यूटर में एंटर करके उनको आपस में जमा करें और बाद में उसका हमें जो मजमुआ है या सम है वो डिस्प्ले नजर आए, उसका रिजल्ट नजर आए। ठीक है, तो देखें इसका जो फ्लो चार्ट बनेगा, ये हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए ओवल से दिखाते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट किया, उसके बाद हम इनपुट देंगे, तो इनपुट को हम ये पैरेललोग्राम से दिखाते हैं। ठीक है, इनपुट फर्स्ट नंबर हम एक पहला नंबर जो है एंटर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट करो ये हमारा नंबर ए है। ठीक है, और उसके बाद इनपुट सेकंड नंबर दूसरा नंबर एंटर करेंगे, ये हमारा समझे नंबर बी है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर पहले जो चूंकि हमारे पास दोनों इनपुट थी इसलिए यहाँ पर ये पैरेललोग्राम वाला सिंबल हमने यूज किया, और आगे जाके इनको हम सम कर रहे हैं। अब प्रोसेस आ रहा है तो उसको हमने देखे रेक्टेंगल में शो कर दिया। ठीक है, ये आपको मैंने फ्लो चार्ट के सिंबल जो है पीछे एक क्वेश्चन में बताए हुए। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज जो यहाँ पर हमने दोनों नंबर लिए ए और बी, इन दोनों को आपस में सम करेंगे और फिर आप ये जो सम या मजमू आपके पास आए इसको आप डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर आउटपुट आ रही है तो उसको भी देखें पैरेललोग्राम की सूरत में हम शो कर रहे हैं, और फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप जो है हम ये ओवल से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो नंबर को जमा करने का एल्गोरिदम है फ्लो चार्ट की सूरत में। अब इसको अगर डेटा के अगेंस्ट चेक करेंगे या इसका ड्राई रन हम चलाएंगे तो किस तरह करेंगे, देखिए पहले तो आगे स्टार्ट ये वाला। ठीक है, उसके बाद इनपुट द फर्स्ट नंबर, हम यहाँ पर ये पहला नंबर यानी कि ये नंबर ए एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने 3 पुट कर दिया। अब इनपुट द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर यानी कि बी नंबर एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने 5 कर दिया। तो अब 8 द 2 नंबर, दोनों नंबर 8 करेंगे तो 3 प्लस 5 हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसको फिर हम आउटपुट द रिजल्ट, या ये जो हमारे पास सम आएगा या आउटपुट आएगा इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा और फिर ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सैंपल डेटा के अगेंस्ट हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारा ये फ्लो चार्ट सही है। ठीक है, तो ये ड्राई रन हो गया फ्लो चार्ट के लिए। अब हम ड्राई रन देखते हैं सूडो कोड के लिए। सूडो कोड हम जानते हैं कि जब हम अपना एल्गोरिथम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब ड्राई रन ऑफ सूडो कोड इन्वॉल्व मैनुअली सिमुलेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड लाइन बाय लाइन। इसमें मतलब जैसे हमने ऊपर फ्लो चार्ट को इस तरह स्टेप बाय स्टेप सिंबल बाय सिंबल चेक किया, इस तरह इसमें चूंकि हमारा जो एल्गोरिथम होता है ये इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, तो इसमें हम लाइन बाय लाइन जो कमांड लिखी होती है उसको चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस हेल्प वेरीफाई द लॉजिक एंड करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिथम। इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा एल्गोरिथम हमने लिखा है, सूडो कोड लिखा है, क्या ये सही है या नहीं है। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर, कि अगर हमारे पास 2 नंबर हम एंटर करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उनमें से जो बड़ा नंबर है वो हमें बता दे कि ये नंबर बड़ा है। उन दोनों को कंपेयर करके हमें बताए कि ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इसका जो एल्गोरिथम है वो क्या आएगा, देखें हमें 2 नंबर चाहिए तो पहले हम 2 नंबर एंटर करेंगे, इनपुट देंगे हम नंबर 1 और नंबर 2, ये 2 नंबर हमने इनपुट दिए। अब कंप्यूटर इन दोनों नंबर को क्या करेगा, चेक करेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए हम फिर चूंकि हम यहाँ पर अब वो कंडीशन आ गई है चेक करना है उसने, तो इफ कंडीशन हम लगाएंगे कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, कि अगर ये पहला वाला नंबर दूसरे से बड़ा हो देन क्या होगा, हमारा ये जो नंबर 1 है ये मैक्सिमम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन हमारी फॉल हो जाएगी, तो फिर ये एल्स वाले पार्ट पे आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पहले वाले पार्ट पे जाके ये नंबर 1 को जो है मैक्सिमम बना देगा। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, पहले वाला नंबर बड़े दूसरे वाले नंबर से बड़ा नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स हो गई,
तो जब फॉल्स की सूरत में इफ कंडीशन में ये फिर एल्स वाले पार्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये नंबर 2 को मैक्सिमम कर देगा या बड़ा कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये इफ कंडीशन खत्म हो जाएगी। यहां से हमें पता चल गया कि नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2 बड़ा है, और आखिर में फिर जो नंबर बड़ा होगा उसको आउटपुट दे देगा, क्योंकि हमने ये जो नंबर है उसको मैक्स वेरिएबल में रखा होगा। इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इस वेरिएबल में चाहे नंबर 1 बड़ा है या चाहे नंबर 2 बड़ा है, दोनों में से कोई भी बड़ा होगा वो यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देगा। ये हमारा एल्गोरिदम हो गया मैक्सिमम नंबर चेक करने के लिए, कोई से भी 2 नंबर आप एंटर करें उनमें से। तो इस कोड के लिए अगर हम ड्राई रन लिखेंगे, स्टेप टू ड्राई रन दिस सूडो कोड, ठीक है। तो अब देखें हम क्या करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले क्या है, इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2, ये जो 2 नंबर हैं हम ये एंटर करेंगे। एग्जांपल में नंबर 1 जो है मैंने एंटर कर दिया 10 और नंबर 2 मैंने कर दिया 15। ये 2 नंबर यहां पर हमने एंटर कर दिए। अब ये जो है इफ कंडीशन से इनको चेक करेगा, ठीक है। तो जब चेक करेगा इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, अब देखें नंबर 1 10 है और नंबर 2 15 है, तो 10 इससे छोटा है। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो ये एल्गोरिदम यहाँ एल्स पे आ जाएगा। अगर ट्रू होती तो यहां पर आ जाता, लेकिन चूंकि ये कंडीशन फॉल्स है, पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा नहीं है, तो ये एल्स पे आएगा और यहां पर ये दूसरे वाले नंबर को बोलेगा कि ये बड़ा है, ठीक है। मैक्सिमम वेरिएबल में ये नंबर 2 रख देगा, ठीक है। तो यहां पर ये चूंकि फॉल्स है, सिंस द कंडीशन इज फॉल्स, तो मैक्सिमम नंबर में क्या आ जाएगा, ये दूसरे वाला नंबर यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको यहां पर आउटपुट मैक्स नंबर जो होगा, यानी कि ये मैक्स नंबर में जो ये दूसरा वाला नंबर 15 पड़ा होगा, इसको यहां पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये सैंपल डेटा से हमारा पता चल रहा है कि ये हमारा जो एल्गोरिथम हमने लिखा है, ये सूडो कोड लिखा है, ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राई रन जो है किसी भी एल्गोरिथम के लिए किया जाता है, चाहे वो फ्लो चार्ट की सूरत में हो या सूडो कोड की सूरत में हो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये किस तरह मददगार साबित होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है हाउ इट हेल्प्स, इट अलाउज द डिजाइनर टू कैच लॉजिकल एरर बिफोर द प्रोग्राम इज एक्चुअली रिटन। इसकी वजह से हम कोई भी लॉजिकल एरर है, कोई भी मुख्तलिफ किस्म का मिस्टेक अगर है हमारे एल्गोरिदम में, तो कंप्यूटर पे उसको रन करने से पहले हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये चीज सही नहीं चलेगी, ठीक है। बाय ट्रैकिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एट ईच स्टेप, क्योंकि हम ये जहां पर सैंपल डेटा के अगेंस्ट ये वैल्यूज चेक कर रहे होते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, यू कैन सी इफ द एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस द एक्सपेक्टेड आउटपुट। आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो एल्गोरिथम है ये आपका सही रिजल्ट या जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन करने से पहले जो है हमारा मददगार साबित हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने ड्राई रन की डिटेल देख ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज लाभ। लाभ किसको कहते हैं, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। तो ये लाभ के बारे में हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन वहां पर पढ़ा था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी एक्टिविटी है जिसके जरिए स्टूडेंट्स या बिगिनर जो है वो प्रोग्रामिंग सीखते हैं। ये आपको एक एक्चुअल जो है ना प्रोग्रामिंग की एक एनवायरनमेंट देता है। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप जो एल्गोरिथम लिखते हैं उसको आप रन करते हैं, उसको फिर आप इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद उसके रिजल्ट या आउटपुट आप देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ना एक रियल प्रोग्रामिंग फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल एक रियल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दे रहा होता है, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान होता है, ठीक है। ये आपको आसानी से ये सॉफ्टवेयर जो है ऑनलाइन मिल जाता है। तो अब लार्प का मैंने यहां पर लिखा है, लार्प इससे बनता है लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि आप मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम के लिए आप एल्गोरिथम बना सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इज एन एक्टिविटी, ये एक ऐसी एक्टिविटी है, या आप इसको इज अ सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं, वेयर स्टूडेंट एक्ट आउट द स्टेप ऑफ एल्गोरिथम, जहां पर स्टूडेंट जो है एक एल्गोरिथम के मुख्तलिफ स्टेप लिखते हैं और उसको फिर चेक करते हैं। इट इज अ फन एंड इंटरेक्टिव वे टू लर्न हाउ एल्गोरिथम वर्क। ये मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से जो है, काफी आसान भी है और मतलब एक फन आप इसको समझ लें कि आप कोई भी एल्गोरिथम जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरह वो काम करता है। रनिंग देम एंड सीइंग द रिजल्ट, आप एल्गोरिथम को रन करते हैं और फिर उनका आप रिजल्ट चेक करते हैं मुख्तलिफ इनपुट देके। थिंक ऑफ इट एज अ प्ले ग्राउंड, आप समझ लें जैसे कि एक प्ले ग्राउंड होता है वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट। आप इसको एक ऐसा प्ले ग्राउंड समझे, ऐसा मैदान समझे वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एल्गोरिथम एंड अंडरस्टैंड हाउ दे प्रोसेस डेटा। आप मुख्तलिफ एल्गोरिथम यहाँ पर चला के आप उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह प्रोसेस करते हैं और वो हमें किस तरह के रिजल्ट देते हैं, क्या सही रिजल्ट देते हैं या कोई उसमें गलती है, ठीक है। तो ये लाभ है, ये मैंने सेम चीज लिखी जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखी थी, ठीक है। और इसकी अहमियत या इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प द स्टूडेंट्स या जो भी बिगिनर है उनकी मदद करता है अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिथम वर्क इन रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन या आपको रियल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उससे जो स्टूडेंट है या भी प्रोग्राम सीखने वाला बंदा है उसको अंदाजा होता है कि ये एल्गोरिथम किस तरह चल रहा है, ठीक है। देयरफॉर इट इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसकी वजह से
जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग या एल्गोरिदम लिखने की आपकी स्किल है उसमें बेहतरी आती है। ठीक है, राइटिंग एल्गोरिदम इन लार्व। अब लार्व में जो है आप एल्गोरिदम किस तरह लिख सकते हैं, स्टूडेंट प्रैक्टिस राइटिंग क्लियर एल्गोरिदम। इसमें आप जो है ना इंग्लिश की सूरत में कमांड दे सकते हैं, सी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट ऑन द आउटपुट। आप जब एल्गोरिदम लिख लेंगे उसको फिर रन करके आप उसके मुख्तलिफ इनपुट देके उसकी आउटपुट देख सकते हैं। प्रैक्टिस राइटिंग एंड इंप्रूविंग यूर ओन एल्गोरिदम। आप जो है कोई भी मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपनी मर्जी का एल्गोरिदम लिख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या ये मेरा एल्गोरिदम सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह जो है आप जिस तरह सूडो कोड टाइप होता है ना उस तरह भी लिख सकते हैं। और आप इसमें ड्राइंग फ्लो चार्ट इन लार्व, आप जो है ना लार्व में फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। स्टूडेंट कन्वर्ट एल्गोरिदम इनटू फ्लो चार्ट एंड टेस्ट देम। आप फ्लो चार्ट बना के उसमें भी अपना एल्गोरिदम चेक कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपका एल्गोरिदम सही है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली लार्व एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको प्रोग्रामिंग सीखने में मदद देता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डज लार्व इनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है या आप कह लें कंप्यूटर में जो आप प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम लिखते हैं वो जो स्किल है उसको बढ़ाने में लार्व किस तरह मददगार साबित होता है। प्रोवाइड अ सिनारियो, हमने रियल लाइफ से एक एग्जांपल भी देनी है। ठीक है, तो पहले तो ये लार्व के बारे में उसी तरह आप लिख लेंगे जो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा। यहाँ पर ये जो 2 पैराग्राफ है ये सेम पिछले क्वेश्चन से मैंने उठा के इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी और फिर ये किस तरह मददगार साबित होता है वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन की हुई है। ठीक, तो ये तो वही वाला पार्ट हो गया जो क्वेश्चन नंबर 10 में हम 2 पैराग्राफ लिखे थे वही मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसकी जो है ना प्रोवाइड सिनारियो या जो रियल लाइफ से एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि देखिए आप लार्व में अगर कोई मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल एल्गोरिदम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। के अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहूँ, ऐसा एल्गोरिदम लिखना चाहूँ जो कि मुझे ये चेक करके दे कि हमें कंप्यूटर को अगर एक नंबर एंटर करूं तो कंप्यूटर मुझे बताए कि ये नंबर इवन है, जुफ्त है, या ये नंबर ऑड है, ताक है। ठीक है, तो ये पीछे भी आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी शायद ये वाला एल्गोरिदम लिख दिया था, वहां पर एक छोटी सी तब्दीली मैंने की है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप लार्व को जब ओपन करेंगे तो उसमें भी इस तरह स्टार्ट होता है, उसका एंड होता है। ठीक है, ये आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि कंप्यूटर आपको एक मैसेज दिखाए कि आप कोई सा भी नंबर एंटर करें। तो उसके लिए आप लार्व में लिखेंगे राइट, ये लार्व की अपनी कमांड है, और एंटर अ नंबर, ये मैसेज नजर आएगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो आप इस मैसेज को देख के कोई सा भी नंबर एंटर करेंगे। तो जब नंबर एंटर करेंगे उसको लार्व रीड करता है। जब कोई भी नंबर आप एंटर करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए रीड कमांड यूज करता है लार्व। ठीक है, तो उस नंबर को लार्व जो है स्टोर कर लेगा। अब ये जो नंबर स्टोर किया है लार्व ने इस वेरिएबल नंबर में, इसको अब चेक करेंगे। इस नंबर को हम चेक करेंगे किस तरह कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए आप इफ कंडीशन लगाएंगे। तो आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखिए मैंने नंबर लिखा है पर फिर परसेंट साइन लिखा है, फिर मैंने 2 से इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैंने नंबर लिखा है, फिर परसेंट साइन लिखा है, फिर 2 लिखा है। इसका मतलब है कि ये 2 इस नंबर को डिवाइड करके हमें रिमाइंडर बताएगा। ठीक है, ऊपर मैंने मॉड यहाँ पर कमांड यूज की, इस परसेंट साइन की जगह मैंने मॉड कमांड यूज की थी। तो उसका भी सेम यही काम है जो कि इस परसेंट साइन का काम है, यानी कि ये जो नंबर है इसको 2 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर वापस आएगा। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो उसका मतलब है 2 ने इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर लिया। तो जब 2 किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो उसका मतलब है वो इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। ठीक है, हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पहले वाला पार्ट आ जाएगा नंबर इज इवन, के नंबर इवन है। और अगर यहां पर ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता 2 से तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो उसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो फिर ये एल्स वाले पार्ट पे आके हमें मैसेज देगा द नंबर इज ऑड, के नंबर ऑड है, ये नंबर ताक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लार्व में अपना प्रोग्राम लिख के उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिख दी। तो ये जो यहाँ पर स्टार्ट एंड है या राइट रीड है ये लार्व की कमांड होती है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने छोटी सी यहाँ पर एग्जांपल भी दे देनी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर 7 है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।